हेलो दोस्तों। आइए हम सब आज करंट अफेयर के सीरीज जो हम सब साप्ताहिक चला रहे हैं। पहला अगस्त का 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का वीडियो तो चैनल पे डल चुका है। आइए हम सब उससे आगे जो है ना 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के बीच के करंट अफेयर को अच्छी प्रकार से डिस्कस करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। हम सब का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है ना आपको एक चीज मिलेगा कॉमन, कि जैसे क्वेश्चन रिलेटेड है लिंड से ओ ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी है फैक्ट वो तो हम इस जगह पे लिख दिए हैं अच्छी प्रकार से। पर क्वेश्चन किस तरह से तैयार किया जा सकता है उसको साथ में लिख दिया, ताकि क्वेश्चन इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से इससे क्वेश्चन बनेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी प्रकार से बनाया ताकि एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको अच्छी प्रकार से याद रहे। इस प्रकार जो बीच बीच में है क्वेश्चन इस प्रकार से आपको बने हुए दिखाई देंगे, इसीलिए जानकारी के लिए ये बहुत अच्छा आगे आपको याद करने में बहुत सहूलियत देगा। कि जैसे लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान से प्रतिबंध अधिनियम 2026 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बना है, जैसे कैसे क्वेश्चन तैयार किया जाता है उस प्रकार से इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको कहीं सेट में प्रैक्टिस सेट में या एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको समझ में आ जाए कि किससे संबंधित क्वेश्चन है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, हम सब देखते हैं। किस देश के सीनेट ने भारी बहुमत से लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026 को पारित कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब हम सब जो ना यहाँ से यहाँ तक हम सब अच्छी प्रकार से ये है हम सब का अधिनियम। लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026 क्या है, आइए अब हम सब समझते हैं। ये लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026 है। ठीक है, आइए। यह अधिनियम जो अमेरिका के सीनेट के द्वारा लाया गया है, ये अधिनियम अमेरिका के सीनेट के द्वारा बनाया गया है। अब अमेरिका राष्ट्रपति जो है ना यानी अब अमेरिकी राष्ट्रपति आयातों पर जो है ना 100% तक का टैरिफ लगा सकेंगे। इस लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम के तहत जो है ना अमेरिका अब अमेरिकी राष्ट्रपति आयातों पर जो है ना 100% तक के टैरिफ लगा सकते हैं, जिसमें 100% के अंतर्गत जो है ना हमारा भारत भी आता है। हो सकता है भारत के ऊपर आपको 100% टैरिफ देखने को मिले अमेरिका की तरफ से। आइए, और ये जो सीनेट में पारित हुआ, सीनेट उसको बोलता है जैसे हम सब में 2 सदन होता है ना दोस्तों, उसी प्रकार उसमें सीनेट को, जैसे हम सब का लोकसभा है राज्यसभा है, उसमें सीनेट को लोकसभा बोला जाता है। उस लोकसभा सीनेट के द्वारा ही उसमें जो ना पक्ष में जो 86 मत पड़े और विपक्ष में 11 मत पड़े, यानी ये वे उनके सीनेट का मत है। ठीक है, आइए उससे नीचे देखते हैं। और इसमें 2 मानदंड है, क्या है, पिछले क्या यानी 100% टैरिफ जो लगाएगा अमेरिका किस आधार पर लगाएगा, आइए देखते हैं। उसका आधार होगा कि पिछले 12 माह में रूस से तेल आयात करने वाले शीर्ष 5 देश में शामिल हो। यानी कि पिछले 12 माह में रूस से तेल आयात करने वाले शीर्ष 5 देश में शामिल हो, यानी कि 12 माह के अंदर जो तेल आयात किए होंगे उस पर प्रतिबंध उसको जो ना वो 100% टैरिफ के अंदर लाएगा। दूसरा, रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने वाले सहयोग करने वाले शीर्ष 5 देश में शामिल हो, यानी कि रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने वाले सहयोग करने वाले शीर्ष 5 देश में शामिल हो। बस ये दोनों का, यानी कि रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने वाले सहयोग करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हो। 5 देशों में उधर पश्चिमी देश अमेरिका के आसपास के जो भी सहयोगी देश है उस संजोग उस सबको देश को छोड़ दिया गया है। ठीक है, उस सब देश को छोड़ के बाकी सभी पर प्रतिबंध लागू अमेरिका के द्वारा किया जाएगा, उनको याद रखना बस। आइए नेक्स्ट है, नीति आयोग स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है। यानी नीति आयोग कुल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कौन से राज्य बने, ये पंजाब है। ठीक है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट आया, उसमें जो ना गुणवत्ता सूचकांक 2026 में जो ना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले स्टेट बन गए हैं। आइए अब देखते हैं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 से संबंधित प्रश्न हम सब देखते हैं।
ठीक है, ये हो जाएगा। नीति आयोग, ये स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा लागू किया, जारी किया गया है। ठीक है, अब आइए 3 स्तंभ है इनके, ये जो शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में लिस्ट बनाते हैं नीति आयोग, उनके 3 आधार है, 3 स्तंभ है। यानी कि पहला है डिजिटल सुधार से संबंधित बुनियादी ढांचा और बेहतर शिक्षण परिणाम, बेहतर शिक्षण परिणाम, बेहतर शिक्षण परिणाम। और शीर्ष राज्य है इसमें से, 1 नंबर पे आया है पंजाब, 2 नंबर पे आया है केरल और 3 नंबर पे आया महाराष्ट्र। ठीक है, इस प्रकार से तीनों देखिए, याद रखना है। शीर्ष राज्य पंजाब है, उनको याद रखिए। सेकंड नंबर पे अगर आएगा तो केरल को याद रखिए, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र। ऐसे टॉप बस शीर्ष याद रखिए, पंजाब 1 नंबर पे। फैक्ट पहल है, समर्थ पहल, पंजाब के द्वारा पहल लागू किए गए। देखिए फैक्ट, फैक्ट पहल है, फैक्ट पहल और समर्थ मिशन और क्लास 1 से 12 तक एआई की शिक्षा, ये जो है ना पंजाब के द्वारा लागू किया गया है। आइए अब हम सब इस पेज को छोड़ के, जो ना ये पेज आगे पीछे हो गया थोड़ा, यहाँ से हम सबका प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है। आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं बनाए क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा तो नहीं बनाए। इसमें हम सबका है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या जो है ना, संशोधन विधेयक 2026, यानी कि जो है ना संसद के द्वारा लाया गया है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2026 लाया गया है। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ना न्यायाधीशों की संख्या विधेयक पहली बार जो लाया था 1956 में लाया था। ठीक है, और अभी जो फिलहाल चल रहा था ना, वो सुप्रीम कोर्ट जो ना न्यायाधीशों की संख्या 33+1 थी। ठीक है, उसके बाद अभी हो गया है हम सबका 37+1। अगर सिर्फ 37 मिले तो ठीक है, पर 37+1 के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के चीफ जस्टिस को मिला के 38 हो जाएगा, 37+1 इस प्रकार याद रखना। अनुज अनुज राम अनुज राम मेघवान जो है ना कानून मंत्री जो है ना द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया है। अनुज राम मेघवान जो है अनुज राम मेघवान हमारे कानून मंत्री है, उन्हीं के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। संसद द्वारा स्वीकृति दी गई है, यानी संसद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, अनुच्छेद 110 धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेद 124 में जो ना सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान है। और 1950 में जो ना 7 थे, यानी कि कब कितना संख्या था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कब कितना था, ये एक नज़र देख लेते। 1905 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, 1956 में 10 थी, 1960 में 13 थी, इस प्रकार बढ़ते गया। 1917 में, सॉरी 1978 में 17 हुई, फिर 1986 में 25 हुआ, फिर 2009 में 30 हुआ, फिर 2019 में जो ना 33 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब 2019 से सीधे आया हम सब 2026 में जो 37 हुआ, और 37+1 बताए ना, इस प्रकार याद रखना है हम सबको। सब में 1 1 एक प्लस कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐड करना है। नेक्स्ट है हम सबका, आइए, भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित, यानी कि मानव युक्त है दोस्तों, ध्यान रखना है। भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी मानव युक्त रहेगा तो 2027 है इसका। ठीक है, और अगर मानव रहित रहता तो 2026 हो जाता, मानव रहित अगर रहता तो 2026 ही इसका राइट आंसर हो जाता, पर मानव रहित ना होके मानव युक्त क्वेश्चन में बोला गया, इसीलिए 2027 है। ठीक, मानव का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया, यह लक्ष्य रखा गया 2027 में। आइए अब गगनयान मिशन से संबंधित देखते हैं प्रश्न। गगनयान मिशन, ठीक है, ये मानव रहित मिशन जो है ना, हाँ ऊपर में देखें, मानव रहित मिशन जो है 2026 में ही लॉन्च किया जाएगा, और मानव युक्त मिशन 2027 में लक्ष्य है हमारा। और बियोमित्र, यानी बियोमित्र जो है ना महिला रोबोट है, इसको भी साथ साथ याद रख लीजिए। बियोमित्र जो है महिला रोबोट है। और मानव युक्त जो है ना, मानव युक्त 4 अंतरिक्ष यात्री इधर गए थे। पहला देख लीजिए, पहला है अजित कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप और प्रशांत बालकृष्णन नायर। ठीक है, अब आइए ये पेज पे, क्योंकि ये पेज आगे पीछे लग गया था।
भारत का, आइए देखते हैं, भारत भारत का जो ना पहला अंतरिक्ष मिशन रहने वाला है, यानी कि भारत का जो ना पहला अंतरिक्ष मिशन और साथ साथ चंद्रयान मिशन कौन कौन कब कब है पूरा एक जगह देख ली। चंद्रयान फर्स्ट जो है ना हमारा 2008 में लॉन्च हुआ था, 2000, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, और चंद्रयान 4 जो है ना 2027-28 में है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया 27-28, और चंद्रयान 5 जो है दोस्तों 2040 में रखा गया है लक्ष्य, इनको याद रखना है। चंद्रयान 5 जो है 2040 में रखा गया। मानव को जो चंद्रमा पर उतारने का योजना है 2040 में, मानव को चंद्रमा में उतारने का लक्ष्य है 2040 में, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे संबंधित देखते हैं। आदित्य L1 जो है ना 2023 में प्रक्षेपित किया गया था, और मंगलयान 2.0 जो है 2030 में है, 2030 से 2030 में मंगलयान 2.0, और 2035 में जो है भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखे हैं हम सब, यानी 2035 में भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन ऊपर में बनाना है। इस प्रकार से आगे आइए आप सब, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब, नेक्स्ट, भारत में जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है, यानी कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली निर्देशित उच्च या ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी है। ये जो ना लद्दाख हो जाएगा, ये हो जाएगा लद्दाख। आइए और देखते हैं, यानी पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी, यानी कि पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये सब सीधे मारना है लद्दाख। पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कौन सा है, लद्दाख। 3 क्षेत्र शामिल है लद्दाख के, जो है ना 3 क्षेत्र शामिल है। आइए देखते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, और काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, आइए उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य जो है ना, इनका उद्देश्य है शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी ठंडे के मौसम में जो ना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये लद्दाख में पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी का निर्माण किया गया है। आइए, इसमें हेमतेंदुआ प्लस 340 प्लस पक्षी की प्रजाति देखने को मिलेगा। इसमें पहली जो है उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी का जो निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है, इसमें जो है ना हम सबको क्या देखने को मिलेगा, देखिए हिम तेंदुआ तो मिलेगा ही, साथ में 340 प्लस पक्षी की प्रजाति देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट करंट देखिए किस रिलेटेड में। हाल ही में भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर और पहली महिला टॉप गन कौन बनी है, भावना कंठ। ये जो ना भावना कंठ है। हाल ही में भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर और महिला टॉप गन कौन बनी है, भावना कंठ। और आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि, और जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि ये जो हम सब करंट पढ़ रहे हैं, ये जो करंट हम सब पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सभी को ऐड किया गया है। ये 7 तक, तो 1 से 7 तक हम सब वीडियो अपलोड कर दिए अगस्त का। ये 8 से 14 तक का करंट है इसमें। ठीक है, 8 से 14 तक का करंट है, इसीलिए अच्छी प्रकार से देखिएगा और समझिएगा। ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको आपको सब करंट मिलेगा। इस बीच में जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम सब देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे अग्नि 4 मिसाइल के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन ही है दोस्तों। क्वेश्चन क्या ये अति है, हाल ही में खबरों में रहे अग्नि 4 से संबंधित है। अग्नि 4 मिसाइल के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। इस अग्नि 4 से संबंधित आइए, ये जो है उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, और यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इनको भी याद रखना। और यह परमाणु तथा पारंपरिक दोनों प्रकार की
दोनों या परमाणु तथा पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने के लिए सक्षम है। ठीक है, परमाणु को भी, परमाणु बम तथा पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार को ले जाने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये सब के सब सही है दोस्तों। बस अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित ये याद रखिएगा, बाकी और जो बच गए आइए यहाँ अग्नि 4 से संबंधित देखते हैं। ये अग्नि 4 मिसाइल जो है ना डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अग्नि 4 मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये सफल परीक्षण आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा में है। ठीक, सफल परीक्षण जो ना आईटीआर चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। और एम आर बी एम मारक क्षमता, इसका जो ना इसका मारक क्षमता जो है अग्नि 4 मिसाइल का 4000 किलोमीटर है। इनको भी याद रखना, अग्नि 4 मिसाइल का मारक क्षमता कितना है, या फिर हो सकता है कि स्टेटमेंट में यही दे दे कि अग्नि मारक क्षमता कितना है, इनमें से एक गलत है। जैसे यहाँ हम सब क्वेश्चन जो देखे इसमें से क्या था, यही था। इसमें संबंध में सही कथन की पहचान करनी, इसमें तो सबका सब सही है तो इसीलिए सही है। इसमें सही की जगह बोल देगा कि गलत कथन की पहचान करें, और सब दे देगा उड़ीसा के चंदीपुर में सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। और यह मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी ठीक है। यह परमाणु तथा पारस्परिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने के लिए सक्षम है। और चौथा ऑप्शन में आपको दे देगा कि इसकी मारक क्षमता 4000 की जगह दे देगा 4500, 4000 की जगह दे देगा कि 4500 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। अगर हम सबको याद नहीं रहेगा 4000 है तो कन्फ्यूजन ही उसमें होगा ना, और गलत हो जाएगा हम सबका क्वेश्चन। इस प्रकार अच्छी प्रकार से सबको याद रखना है, ठीक है। आइए अग्नि मिसाइल से संबंधित देखिए, अग्नि मिसाइल का क्या है हिसाब। अग्नि मिसाइल का प्रारंभ 1989 में हुआ था, ठीक है। 1989 में हुआ था अग्नि मिसाइल का प्रारंभ। जनक अग्नि मिसाइल का है राम नारायण अग्रवाल, यानी राम नारायण अग्रवाल जो अग्नि मिसाइल के जनक है। और अग्नि वन देखिए क्या, अग्नि 4 के बारे में हम सब अभी पढ़े ना। अग्नि वन जो है ना 1989 में 1989 में ही इसका परीक्षण किया गया था अग्नि वन का, और इसका मारक क्षमता उस समय 700 किलोमीटर था। अभी हम सब अग्नि 4 में 4500 पढ़ रहे हैं, सॉरी 4000। अग्नि 4 में 4000 पढ़ रहे हैं मारक क्षमता, और अग्नि फर्स्ट का 700 था। अग्नि 2 का परीक्षण जो है ना 1999 में किया गया, और इसकी मारक क्षमता 2000। और अग्नि 3 का परीक्षण जो 2006 में किया गया, और इसकी मारक क्षमता जो है ना 3000 थी। और अग्नि 3 सोचिए दोस्तों 2006 में ही हुआ था, और अभी अग्नि 4 का परीक्षण कब हो रहा है 2026 में। यानी कि समझ लीजिए 20 साल के बाद हम सब इसका परीक्षण कर रहे हैं। डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया जाता है, इनको भी याद रखना है। और मारक क्षमता 2006 में जो है ना इनकी 3000 थी, और अभी इसकी मारक क्षमता बढ़ के हो गया है 4000। 4000 भूलना नहीं है हम सबको, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 4000। आइए अग्नि 4 ओ सॉरी दोस्तों, अग्नि 4 मिसाइल ये 2010 में 4000, अग्नि 5 5000, ये हम सब थोड़ा थी देख लिए। अग्नि 4 मिसाइल दूसरा अग्नि 4 का हो गया दोस्तों, मिस्टेक थोड़ा सा। ये अग्नि मिसाइल से संबंधित है। आइए देखते हैं। अग्नि 5 का 2012 में हुआ लॉन्च, और 5000 था। और अग्नि 4 का 4000 था। इस प्रकार से याद रखें। आइए हम सब देखते हैं नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार जो ना भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई। इसका 37 हो गया दोस्तों, ठीक है। ऊपर में हम सब देखे थे, वही है। ऊपर में हम सब जो डिस्कशन कर दिए थे ना, वो उस समय पेज इधर उधर थोड़ा हो गया, इसीलिए थोड़ा इसमें अथी हो गया दोस्तों। देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है 2026 में, देखिए वो क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, इसीलिए थोड़ा सा अथी पर इस जगह भी थोड़ा 19-20 हो गया दोस्तों, इसीलिए कोई नहीं। इसको हम नेक्स्ट जो करंट आएगा उसमें हम अच्छी प्रकार से समझा देंगे दोस्तों, ठीक है। आइए, पहली महिला पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर और महिला टॉप गनर कौन थी। भावना भावना कंठ, ये भी हमसे ऊपर पढ़े थे। थोड़ा सा पेजिंग इधर उधर हो गया, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, कोई नहीं। हम सब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट
क्वेश्चन से रिलेटेड, आइए देखते हैं। ये भावना कंठ हो गया दोस्तों, दरभंगा। ये भावना पहली महिला फाइटर कॉम्बैक्ट लीडर और महिला टॉप गन, महिला टॉप गन जो है ना, ये भावना कंठ। और भावना कंठ बिहार से संबंधित है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। भावना कंठ जो है बिहार से संबंधित है, और ये दरभंगा बिहार के हैं, ये भी याद रखना है। बिहार के कौन से हैं? दरभंगा से भावना कंठ, दरभंगा से हैं भावना कंठ। इनको अच्छी तरह से याद रख लीजिए हम सब। कोर्स पूरा किया, कोर्स पूरा किया TACD ग्वालियर में इन्होंने अपना कोर्स पूरा किया था टॉप गनर का, ठीक है। टेक्निक एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट स्टिमुलेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। TACD का फुल फॉर्म है, देख लीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं अब। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है? हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है? लू एवं आकाशीय बिजली को जो ना प्राकृतिक आपदाओं में जो ना गृह मंत्रालय के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया है। आइए अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित आइए थोड़ा जानकारी एक जगह जो भी है लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो ना कब आया? 2005 में। पहले जो ना 12 प्राकृतिक आपदा शामिल थे, पहले जो ना 12 प्राकृतिक आपदा शामिल थे। लू और आकाशीय बिजली जो ना, इसमें जो ना लू और आकाशीय बिजली शामिल है। 16वीं वित्त आयोग का सलाह था, यानी 16वीं वित्त आयोग का सलाह था। 16वीं वित्त आयोग जो हुआ था ना दोस्तों, उसमें सलाह दिया गया था कि लू और आकाशीय को इसमें शामिल कीजिए, शामिल कीजिए आपदा प्रबंधन में, ठीक है। क्योंकि इनसे बहुत की मौत भी होती है दोस्तों, बिजली लगने से। आए दिन सुनते होंगे, बारिश के समय में, अभी खेती का समय चल रहा है तो गांव सब में तो बहुत ज़्यादा ये सब होता है कि बिजली से ठनका गिर गया, बिजली से डेथ हो गया। इसे 5 वर्ष के लिए शामिल किया गया, ठीक है। इसे जो है ना, ये लू और आकाशीय बिजली को शामिल जो किया गया है, इसे 5 वर्ष के लिए शामिल किया गया, अभी 2026 से 2031 तक। आज जैसे इसमें होता है दोस्तों, अभी 5 साल के लिए शामिल किया गया, फिर इसको एक्सटेंड आगे कर दिया जाता है। जैसे 31 अभी चल रहा है ना, यानी कि 2030 जैसे आएगा, समझिए उसी समय आगे इसको बढ़ा देगा, फिर 5 साल, इसी तरह आगे बढ़ता है सब। लू से जो है ना 4,853 मौतें महाराष्ट्र में ज़्यादा हुई थी। लू से महाराष्ट्र में मौतें जो है ना 4,853 मौतें लू से सिर्फ हुआ था। NDMA 2005 गृह मंत्रालय के अंदर है, यानी NDMA 2005 जो है ना गृह मंत्रालय के अंदर है, गृह मंत्रालय के अंदर है। उसी के तहत ये इनको शामिल किया गया है, लू और आकाशीय बिजली को। और राज्य आपदा राहत कोष जो है ना, राज्य आपदा राहत कोष, राज्य आपदा राहत कोष के तहत इसमें होता क्या है दोस्तों, केंद्र जो है ना 90% देता है, राज्य 10%। यानी कि समझ लीजिए 1 लाख अगर राहत कोष से अगर देना है तो 90,000 केंद्र सरकार देगी और 10,000 राज्य सरकार देगी। इस प्रकार से 1 लाख पूरा आएगा, ठीक है। आइए, हाल ही में NOTTO नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किए गए जुग जुग जियो अभियान का उद्देश्य क्या है? हाल ही में NOTTO द्वारा शुरू किया गया जुग जुग जियो अभियान का उद्देश्य क्या है? जुग जुग जियो अभियान का उद्देश्य है कि अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए। यानी अंगदान दोस्तों जैसे होता है ना कि डेट हम अभी फाइनल कर सकते हैं कि हाँ अगर मेरा डेट होगा, अगर हम डेट कर गए तो अभी हम बोल देंगे कि हाँ लिखित रूप से कि हाँ मेरा अंग, मेरा शरीर का अंग दान कर देना, जो जो जरूरत का चीज़ होगा सभी दान कर देना। इस प्रकार से उसी को बढ़ावा देने के लिए जुग जुग जियो, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, जन अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जुग जुग जियो अभियान लाया गया है। आइए, 16वीं विश्व अंगदान दिवस, यानी 16वीं विश्व अंगदान दिवस 3 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। ये पूछ देगा जुग जुग जियो अभियान कब से प्रारंभ हुआ है? 3 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। NOTO फुल फॉर्म ऊपर है दोस्तों, ठीक है। NOTTO द्वारा जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से
ये जारी किया गया है। अंग दान के प्रति जन जागरूकता फैलाना इनका काम है, ठीक है। और राष्ट्रीय औसत जो है ना 0.8 है, यानी कि इंडिया में जो है ना दोस्तों, यानी कि 0 यानी कि 10 लाख आबादी में 0.1 लोग जो है ना अंगदान करते हैं डेट के बाद। बहुत कम, 1% भी नहीं। और इसमें जो ना आइए देखते हैं, और 0.8 में ही अब आइए तेलंगाना में जो ना ये 4.8% है। जागरूक है तेलंगाना में इनके लिए अंगदान, अंगदान के लिए, यानी जुग जुग जियो अभियान से संबंधित जो है, इसमें सबसे अंगदान के प्रति जागरूक कौन है? तेलंगाना टॉप पे है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अंगदान कहाँ किया जाता है? तेलंगाना में किया जाता है। 4.8% है 10 लाख की आबादी पर, ठीक है। विश्व में जो ना अंगदान के मामले में 1 नंबर पे यूएसए है, 2 नंबर पे चीन है, और 3rd नंबर पे हमारा इंडिया आता है। आइए नेक्स्ट, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में जो ना अपने चौथे क्लाउड रीजन, क्लाउड रीजन कहाँ लॉन्च किया है? हैदराबाद में लॉन्च किया है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने चौथे क्लाउड रीजन कहाँ लॉन्च किया? हैदराबाद में। क्लाउड रीजन जो है, ये क्लाउड रीजन से क्लाउड रीजन जो ना, ये क्लाउड रीजन जो है ना हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में हैदराबाद में लॉन्च किया है, ठीक है। लेकिन क्लाउड रीजन इससे पहले जो है मध्य दक्षिण मध्य में हैदराबाद में इधर लॉन्च किया गया, पर उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ कहाँ आइए देखते हैं। मध्य भारत में जो ना पुणे में है, पश्चिम भारत में बम्बई में, दक्षिण भारत में चेन्नई में, इतने जगह पहले से ही मौजूद है। और हाल ही में कहाँ है? हैदराबाद में, दक्षिण मध्य में, याद रखना। अब आइए माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित देखते हैं हम सब। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लाया गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही क्लाउड रीजन लाया गया है, अच्छी प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों। क्लाउड रीजन, क्लाउड रीजन हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ इंडिया में लॉन्च किया है? हैदराबाद, याद रखना है, ठीक है। आइए माइक्रोसॉफ्ट जो है ना 1975 में स्थापना हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, और बिल गेट्स इनके संस्थापक थे और सत्या नडेला इनके सीईओ हैं। तमिल तमिल थाई बाजथू, यानी तमिल थाई बाजथू राज्यगीत का प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया है? यानी तमिल थाई बाजथू राज्यगीत का प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया है? ये तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये राज्यगीत है तमिल थाई बाजथू, याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी वहाँ के सीएम विजय थालापति बने हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को उठा सकता है। तमिल थाई बाजथू राजगीत तमिलनाडु में पारित हुआ है। आइए तमिल थाई बाजथू से संबंधित आइए देखते हैं। तमिल भाषा तथा संस्कृति की वंदना गीत है। ये तमिल थाई बाजथू जो है तमिल भाषा तथा संस्कृति संस्कृति की वंदना गीत है। तमिलनाडु के सीएम जो है, सीएम जोसेफ विजय ने राज्यगीत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी इसका नाम है सी जोसेफ विजय। रचना जो ना मनोन्मयन, यानी कि इसकी तमिल थाई बाजथू की रचना कौन किया था? आइए देखते हैं। मनोनम मनोनम नियम सुंदरनार ने किया, यानी इसका नाम थोड़ा थोड़ा अच्छे से देख रहे, मनोनम नियम सुंदरनार ने किया है। राज्य के सभी आयोजनों में इससे पहले गाना अनिवार्य होगा। अब तमिलनाडु में जितने भी कुछ आयोजन होंगे, आयोजन से पहले इन गीत को गाना अनिवार्य कर दिया गया, यानी गीत का नाम है तमिल थाई बाजथू, इनको गाना अनिवार्य है, ठीक है। आइए अब हम सब नेक्स्ट, राज्य तथा संस्कृति उत्सव संबंधित कौन सा मिलान गलत है? आइए ऊपर में हम सब देखे थे ना कि सही कथन की करें, और ये आज अब इस क्वेश्चन को लिया गया है। राज्य तथा संस्कृति उत्सव संबंधित कौन सा मिलान गलत है? टेंग टेंगोल लोहोरमफाट सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। और हेमिस महोत्सव जो लद्दाख से संबंधित है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, और जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु, ठीक है। सबका सब इसमें
सही दिया गया, ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि हम सबको समझना है, एग्जाम तो है नहीं, इसलिए सबका सब सही दे दिए थे इसमें। अब ये टोंगोलियोरमफट सिक्किम से संबंधित है। अब सिक्किम जी का दूसरा स्टेट दे केरल दे देगा, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। टेंगोलोरमफट सिक्किम से संबंधित है। हेमिस महोत्सव लद्दाख, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, जल्लीकट्टू खेल तमिलनाडु। अब आइए, अभी क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ये इसका है टेंगोम लुहो रमफट, ये नया है, ठीक है, इसी के लिए वो क्वेश्चन बना था। इनका सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है टेंगोम लुहो रमफट। टेंगोल लोहो रमफट, ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये सिक्किम में, हम सब अभी ऊपर देखे हैं, ठीक है। सांस्कृतिक उत्सव ये 8 अगस्त को प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, 8 अगस्त को प्रतिवर्ष आयोजित सिक्किम के लेप्चा जनजातियों के द्वारा जो ना ये लाया गया है, सिक्किम के लेप्चा जनजातियों के द्वारा टेंगोल लिहो रमफट, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम सब नेक्स्ट टाइम सबका अगस्त माह के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, अगस्त माह में जितने भी इस बीच में आया जो है ना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, आइए देख लेते हैं। 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, हम सब तो देखे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। मैन इंपॉर्टेंट इन है तो बहुत सारा, पर इनको याद रखना हम सबको जरूरी है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 8 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। आइए, इस स्कारबोरो रीफ विवाद, यानी इसका बोरो रीफ विवाद साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी, ये स्कॉटबोरो रीफ विवाद जो है ना साउथ चाइना सी में दक्षिण चीन सागर में स्थित है। राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है स्कॉटबोरो रीफ विवाद को। फिलीपींस ने जो इसका विरोध किया, फिलीपींस ने इसका विरोध किया है। अमेरिका ने फिलीपींस को समर्थन, यानी फिलीपींस ने जो विरोध किया है तो अमेरिका ने इनका समर्थन किया कि तुम सही कर रहे हो बस। 2016 में जो ना यूएन ने फिलीपींस के पक्ष में जो ना फैसला सुनाया था, और इससे संबंधित 9 डैश लाइन चीन का है, 9 डैश लाइन चीन का है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों पर कितनी भौगोलिक जगहों और विशेषताओं के नामों का मानकीकृत किया गया है? यानी भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों पर कितनी भौगोलिक जगहों और विशेषताओं के नामों का मानकीकृत किया गया है? ये 27 जगह को चिन्हित किया गया है और नाम अलग अलग आज के हिसाब से रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में जन सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों से संबंधित आइए क्या चर्चा है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नक्शे को प्रकाशित किया गया और 27 जगहों को चिन्हित किया गया है। 27 नामों, यानी 27 नामों को मानकीकृत किया गया है, यानी 27 नामों को मानकीकृत किया गया है, ठीक है। और दर्रा, जोला, रिजला, भांगला, पकुरला, दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, जोला, रिजला, भांगला, पुकरला। ऐतिहासिक स्मारक जो है ना रोट ए थापा मेमोरियल, यानी ऐतिहासिक स्मारक जो है रोट ए थापा मेमोरियल। और जलाशय जो ना, जलाशय जो सम्मो सरोवर, यानी सम्मो सरोवर। कुछ कुछ आगे पीछे थोड़ा, अगर कुछ अगर आपको लगा होगा कि रुक रुक के कराना है दोस्तों, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इस बार जो है ना इसके स्कैनिंग पीडीएफ को एक जगह करने में आगे पीछे पेज चला गया, इसीलिए थोड़ा सा इधर का उधर हो गया था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं मक्का संयुक्त रक्षा समझौता, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता से संबंधित देखिए क्या है। ये मक्का संयुक्त रक्षा समझौता हुआ है और किनके किनके बीच हुआ है उससे संबंधित हम सब देखते हैं। ये 7 अगस्त को हुआ है, ठीक है। ये जो ना सऊदी अरब, तुर्की, सऊदी अरब और तुर्की, पाकिस्तान, ये तीनों है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता में। कौन कौन है? सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान है। यानी कि इसके द्वारा कहा गया है कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। जैसे नाटो है ना, जैसे नाटो है, ये नाटो 2.0 बनाना चाह रहा है,
लग रहा है वही पहले सऊदी अरब के साथ किया, पहले सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर किया गया यही सेम कि एक देश पे हमला, मेरे पे हमला, तेरे पे हमला। फिर अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ साथ अब तुर्की को भी लाया। अब हो सकता है कुछ दिन में मिले फिर किसी को बीच में लपेट रहा है। खैर इस सब से कुछ नहीं होने वाला है सबको। आइए देखते हैं, पाकिस्तान जो है एकमात्र परमाणु शक्ति वाला इस्लामिक देश है, इसीलिए ये सब पाकिस्तान के पास तो खाने पीने का है नहीं, तो इस सब के पास समझौता ही कराता है। चलो पाकिस्तान सोचता है चलो इसके अंतर्गत सऊदी अरब से भी माल पानी मिलेगा, पैसा वैसा, तुर्की तो दे ही रहा है, मुस्लिम है ये है, इसीलिए ये सब कर रहा है, क्योंकि परमाणु बम किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास नहीं है, एक पाकिस्तान के पास ही है। और दो सहयोग है, नाटो का समर्थन और अरब के बड़ी अर्थव्यवस्था का सहयोग। यानी नाटो का समर्थन इसलिए बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि तुर्की जो है ना ऑलरेडी पहले से नाटो में शामिल है, नाटो में ही आता है, इसीलिए तुर्की को लेके ये सोच रहा है ना नाटो का समर्थन मिल जाएगा हमको, और अरब के बड़ी अर्थव्यवस्था का सहयोग तो उधर है ही। आइए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से स्टार्ट हुआ था, हम सब याद रखते हैं। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और 0 आवर में सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, इतना याद रखिएगा। और जन आंदोलन के रूप में उभरा, ठीक है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन जन आंदोलन के रूप में उभरा था। और क्रिप्स मिशन की असफलता, सेकेंड विश्व युद्ध से असंतोष, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसका कारण यही था कि क्रिप्स मिशन की असफलता हो गया था, और सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। उसी में नारा तब दिया गया था, करो या मरो का आह्वान किया था गांधी जी के द्वारा, और रचनाकार यूसुफ मोहरवली। करो या मरो का रचनाकार कौन थे? यूसुफ मेहर मेहरली, यानी मेहर अली हो सकता है, यूसुफ मेहर अली, ठीक है। और 2026 में 84वां, ये 2026 में 84वां वर्षगांठ है साइमन यूसुफ और यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, इनको भी याद रखना दोस्तों। और 2026 में 84वां वर्षगांठ है, इसीलिए से भारत छोड़ो आंदोलन का जो इसमें हम सब चर्चा किए हैं उसका मेन इशू यही है दोस्तों, कि 2026 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का 84वां वर्षगांठ है। भारत छोड़ो आंदोलन का 84वां वर्षगांठ है, इनको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन का 84वां वर्षगांठ है, जो 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 1942 में। बस क्वेश्चन अगर आएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का कम्मा वर्षगांठ मनाया गया था, ये 84वां वर्षगांठ मनाया गया था। बस आइए, विश्व आदिवासी दिवस जो है ना 9 अगस्त को मनाया, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस, और यूएनजीए 1994 में इससे मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना इनका उद्देश्य है, मनाने का उद्देश्य ये, तथा संस्कृति को संरक्षण देना। संविधान के अनुच्छेद 342 है, संविधान के अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति जनजातियों को जो एसटी सूचीबद्ध करती है, यानी कि अनुच्छेद 342 जो है राष्ट्रपति जनजातियों को एसटी को सूचीबद्ध करती है। सबसे बड़ी जनजाति क्या है? सबसे बड़ी जनजाति एसटी है, सबसे बड़ी जनजाति एसटी है, ठीक है। भील, गौंड, संथाल, भील, गौंड, संथाल, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति एसटी में भील है, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद गौंड आता है, उसके बाद संथाल आता है, इस प्रकार से याद रखना। धूम्रपान मुक्त पीढ़ी, यानी धूम्रपान मुक्त पीढ़ी कहाँ लॉन्च हुआ है, इस क्या रिलेटेड है, आइए इससे संबंधित समझते हैं। कहाँ? धूम्रपान मुक्त पीढ़ी, यानी कि धूम्रपान से पीढ़ी को मुक्त करना चाहते हैं, यानी नई पीढ़ी जो है धूम्रपान से उनको मुक्त करना चाहती है, यानी कि टोबैको एंड वेपेस एक्ट 2026 यूके के संसद द्वारा पारित किया गया है। यानी कि ये जो लॉन्च किया गया धूम्रपान मुक्त पीढ़ी, धूम्रपान मुक्त पीढ़ी जो है ये यूके के द्वारा पारित किया गया है। इसका कट ऑफ ब्राइट डेट क्या है? कट ऑफ ब्राइट डेट क्या है, यानी कि किन पे लागू होगा? देखिए, ये 1 जनवरी 2009 या इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों को सिगरेट तंबाकू पर प्रतिबंध, यानी कि 1 जनवरी 2009, 9 के बाद का बात बोल रहा है दोस्तों, 9 के बाद का बात कर रहा है, यानी कि उससे पहले है तो कोई दिक्कत नहीं। 2000 2000 सॉरी 2009 के पहले का आदमी अगर सिगरेट सब पिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद
जो पिएगा उसके लिए ये कानून लाया गया, धूम्रपान मुक्त पीढ़ी, यूके के द्वारा लाया गया, इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम सब बोलते हैं। यानी कि 15 साल, 2009 से 2026 आज देखते हैं तो 15 साल, ये 15 साल से नीचे के जो भी है उनके लिए ये कानून है, 15 साल के बाद आप पी सकते हैं। और हमारे इंडिया में भी तो 18 साल प्लस बोलता है कि तभी जाके धूम्रपान करें, पर जिसको करना रहता है वो तो छोड़ता नहीं है। आइए, मालदीव में जो है ना 1 जनवरी 2007 रखा गया था, सॉरी। आइए इसी से संबंधित देखिए, मालदीव में भी था वो भी, इसमें 2009 रखा गया है, ठीक है। इसमें 2009 रखा गया क्राइटेरिया डेट कि 2009 के पहले के, 2009 के बाद जन्म अगर हुआ है तो नहीं पी सकते हैं धूम्रपान संबंधित, और मालदीव में 2007 ही रखा गया। अब जीआई टैग वाला मिथिला मखाना, जीआई टैग वाला मिथिला मखाना 2022 इसे जीआई टैग दिया गया। दरभंगा से ऑस्ट्रेलिया जो 18 मीट्रिक टन इधर हाल ही में लॉन्च हुआ है, दरभंगा से ऑस्ट्रेलिया के लिए मखाना जो 18 मीट्रिक टन गया है। और विजय सिन्हा जो है बिहार की सरकार में कृषि मंत्री है, इन्हीं के द्वारा रवाना किया गया है। किसानों को 18% अधिक लाभ मिलेगा इस मखाना में। मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में जो है भारत है, मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक जो है विश्व में मखाना है। भारत में जो है बिहार 85% उत्पादन मखाना का करता है, और जिसमें टॉप पे है दरभंगा। भारत में जो ना बिहार से सिर्फ 85% मखाना का उत्पादन होता है, और बिहार में सबसे टॉप पे है दरभंगा, याद रखना है। हर एक बार क्वेश्चन आ चुका है दरभंगा से रिलेटेड। हाल ही में भारत अमेरिका और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास 2026 का 8वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि, दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि, याद रखना है। अब भारत अमेरिका विस्फोट आयुध निपटान अभ्यास 2026, आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या है। इसका आयोजन जो दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में किया गया। इसका आयोजन जो है दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि में किया गया। 2005 से प्रारंभ, 8वां संस्करण इन 2005 से ही प्रारंभ है, और ये जो होगा ना 10 से 14 अगस्त के बीच होगा। भारत तथा यूएसए की नौसेना की आयुध अभ्यास है, आयुध निपटान अभ्यास है। आयुध निपटान अभ्यास किसके के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कब से कब तक? 10 से 14 अगस्त के बीच होगा, और ये भारत तथा यूएसए की नौसेना के बीच है बस। हाल ही में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली कौन बन गया है? ये एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन बन गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा ही कि हाल ही में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली कौन बन गया है। ये वर्ल्ड का बात बोल रहा है दोस्तों, वर्ल्ड में दिल्ली मेट्रो जो ना सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली बन गया है, ठीक है। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली दिल्ली मेट्रो है। ये दिल्ली मेट्रो 2002 से ही सेवा प्रारंभ किया हुआ है, यानी दिल्ली मेट्रो जो है ना 2002 से ही चल रही है। और इसमें जो ना सबसे टॉप पे आने का कारण इसका समयबद्धता है, टाइम, यानी टाइम पे है, यानी टाइम टेबल ये चलता है। और विश्वसनीयता, यानी लोगों को विश्वास है कि इस पे विश्वास है कि इतना बजे अगर टाइम है तो ये आएगा और टाइम पे ही आएगा और टाइम पे ही पहुंचाएगा। इसी के कारण ये दो दो इसका मुख्य, इसको टॉप में लाने का ये दो चीज है इनका, ठीक है। और देखिए आइए, 99.95% समय बदलता है इस दिल्ली मेट्रो का, 99.95% समय बदलता है, यानी कि इतना 9, यानी कि 99.95 0.5, यानी 0.5 बस समझिए, पॉइंट में भी 0.5 कम है, बाकी टाइम टेबल कितना एक्यूरेट है। इस तरह का अगर पूरा भारत का ट्रेन का टाइम टेबल हो जाए तो क्या बात हो जाएगा। और 29% जो है ना ड्राइवरलेस नेटवर्क है, यानी कि दिल्ली का जो मेट्रो है 29% जो चल रहा है मेट्रो, उसमें बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रहा है, यानी ड्राइवर लेस नेटवर्क बनाया गया है, यानी ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, टाइम से आएगी टाइम से जाएगी। और इनके जनक जो है इंजीनियर श्रीधरन थे, और दिल्ली मेट्रो में जो हुआ था ये सब काम इनके जनक श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन। और टॉप मेट्रो नेटवर्क, यानी टॉप मेट्रो नेटवर्क जो है ना, यानी कि टॉप मेट्रो नेटवर्क में अगर आ जाएगा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन तो दूसरा था दोस्तों कि विश्व में सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली कौन है, उसमें हम सब का आता है दिल्ली मेट्रो। अब क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा दूसरा, क्वेश्चन यहाँ क्या है? टॉप मेट्रो नेटवर्क, यानी सबसे ज्यादा नेटवर्क जाल किसका है मेट्रो का, तो उसमें 1 नंबर पे आ जाता है चाइना,
सबसे ज़्यादा नेटवर्क फैला हुआ है मेट्रो का। और 2 नंबर पे आ जाता है यूएसए, और थर्ड नंबर पे आ जाता है इंडिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है इंडिया नेटवर्क मामले में, नेटवर्क के मामले में। हाल ही में राज्य सरकारों द्वारा जारी जारी की गई योजनाओं तथा संबंधित राज्य के संदर्भ में गलत मिलान का पहचान करना। गलत से संबंधित अरुणोदय 3.0 योजना असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अरुणोदय 3.0 योजना असम के द्वारा लागू किया गया, सही है। मुख्यमंत्री यौर्न बैंक नागालैंड के द्वारा मुख्यमंत्री यॉर्न बैंक जो है नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया। और मिशन गोल्डन स्पाइस मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही है। और अन्नदाता सुखी भव योजना ये बिहार के द्वारा नहीं लागू किया गया, इसलिए बिहार को देके इसमें कट मारा गया है दोस्तों, ताकि समझ में आए। और ये अन्नदाता सुखी भव योजना जो आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा और इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसको ये लिखने का यही मतलब है, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा, बिहार का नहीं। ठीक है, किसानों को जो है डीबीटी, किसानों को जो है अन्नदाता सुखी भव योजना जो आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू किया गया, ये आंध्र प्रदेश की अच्छी बात है दोस्तों। बाकी तो किसान के बारे में कोई नहीं सोचता है। किसान के बारे में एक ही इंडिया में कोई स्टेट है तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है किसानों को डीबीटी दिया जाता है। इसमें जो है ना 6,000 तो पीएम किसान योजना के से मिल जाता है, जो पूरे इंडिया के किसान को मिलता है 6,000 पीएम किसान फंड से जो मिलता है। जो 2-2 हज़ार की किस्तें आती है 3-3 महीने पे, 2-2 हज़ार 2-2 हज़ार तीन तीन बार मिलती है। 2-2 हज़ार की किस्तें 3 बार मिलती है, द्वितीय 6 करके जो हम सबका पुरता है, वो 6,000 तो है ही, साथ में 14,000 आंध्र प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। टोटल आंध्र प्रदेश में 20,000 मिलता है। ये अन्नदाता सुखी भव योजना जो है ना उसी के अंतर्गत जो है ना 14,000 रुपया जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा किसानों को मिलता है। इस प्रकार 14 + 6 20,000 रुपया पूरा इंडिया में आंध्र प्रदेश ही है जिसे मिलता है। पर बाकी राज्य में कुछ नहीं होता है, बस टाइम आएगा वोट लेगा जाएगा। काठमांडू में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम लिबर्टी लिबर्टियन अवार्ड किसे दिया जा गया है। यानी काठमांडू में जो आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड किसे दिया गया है, यानी गुरुचरण दास को दिया गया है। यानी काठमांडू में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम लाइफ टाइम लिबर्टेरियन लिबर्टेरियन अवार्ड किसे दिया गया, गुरुचरण दास को। अच्छे से देखना है इसको दोस्तों, कि काठमांडू में आयोजित लिबर्टी इंटरनेशनल की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन रियन अवार्ड किसे दिया गया, गुरुचरण दास को। ठीक है, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जो है ना पहले लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय जो है ना गुरुचरण दास है। ये 82 वर्ष की उम्र के हैं। ठीक है, और गुरुचरण दास का काम क्या है, लेखक है गुरुचरण दास। ठीक है, लिबर्टी इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, और गुरुचरण दास की किताबें और भी हैं, देख लीजिए, इंडिया अनबाउंड। ठीक है, और द डिफिकल्टी ऑफ बीडंग गुड, कॉम द रियल ऑफ डिजायर डिजायर और अन अंडरशॉट ऑफ फ्रीडम। भारत की संस्कृति विरासत और पर्यटन स्थलों की प्रामाणिक कहानियां दिखाने के लिए सरकार और उनके बीच समझौते हुए थे, नेटफ्लिक्स से संबंधित है। ये भारत की सांस्कृतिक विरासतें और पर्यटन स्थलों की प्रामाणिक कहानियां दिखाने के लिए सरकार और किनके बीच समझौता हुआ है, सरकार और नेटफ्लिक्स के बीच समझौता हुआ है। इनको याद रखना है। ये अतुल्य भारत पोर्टल जो है नेटफ्लिक्स के द्वारा, अतुल्य भारत पोर्टल में जो लाया गया है, ये नेटफ्लिक्स तथा संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, साथ में नेटफ्लिक्स है ही। भारत के जन सांस्कृतिक विरासत तथा पर्यटन स्थल को दिखाया जाएगा इस पे, ताकि जाने वाले लोगों की संख्या, पर्यटनों की संख्या बढ़े। नाविकों की सुरक्षा और
नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण और ई समुद्र का उद्घाटन जो है ना विषय पर राष्ट्रीय हितधारक संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ये राष्ट्रीय हितधारक संवाद जो है ना मुंबई में किया गया है। नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा और कल्याण ई समुद्र जो है ना राष्ट्रीय हितधारक संवाद जो है ना मुंबई में किया गया। राष्ट्रीय हितधारक संवाद मुंबई में सर्बानंद सोनेवाल द्वारा जारी किया गया। सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा जारी किया गया। समुद्री शासन की डिजिटल बनाने के लिए, यानी समुद्री शासन को डिजिटल बनाने के लिए भारत की भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित मंत्रियों की बैठक, यानी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित मंत्रियों की बैठक जो है ब्रिक्स, आइए ब्रिक्स से संबंधित देखते हैं क्या है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित मंत्रियों की बैठक हुआ है। ब्रिक्स 18वीं आयोजन जो है भारत करेगा। ब्रिक्स का जो है ना 18वां आयोजन जो है आयोजक जो है भारत करेगा 2026 में। और इसमें प्रोफेसर कार्तिकन लंका को जो नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंसेस इंडिया यंग साइंटिस्ट, ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हम सब देख रहे हैं प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका, यानी प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 जो है ना किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? ये जो ना पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया है कार्तिकेयन लंका को। यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026, यानी यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 जो है ना प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को मिला है। प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को मिला है, ठीक है, जो आईआईटी मुंबई से संबंधित है, एनएएसआई के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान में योगदान देने के लिए, पृथ्वी विज्ञान में योगदान के कारण इन्हें यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली पुरस्कार। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। ये नई दिल्ली में किया गया है, सेकंड, ठीक है। हाल ही में दूसरा पूछ रहा है, दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और फर्स्ट कहाँ किया गया था? मुंबई में 2025 में। फर्स्ट कहाँ किया था? मुंबई 2025 में। इसका संशोधन जो है सर्बानंद सोनोवाल और जल परिवहन मंत्री के द्वारा किया गया है। उन्नत तकनीकी साइबर सुरक्षा और संस्थागत समन्वय जो विषय है इसका। जुलाई 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम, यानी कि जुलाई 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी सीपीआई बढ़कर कितने हो गया है? यानी 4.45 सीपीआई, ठीक है, और 4.84 जो है ना ग्रामीण सीपीआई, और शहरी सीपीआई 3.96 और खाद्य मुद्रास्फीति 5.52। आइए खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई जो ना हो गया है हम सबका खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई बढ़कर कितना हो गया? खुदरा सीपीआई 4.45, अभी याद रखना है, ठीक। एनएसओ द्वारा आंकड़ा एक प्रकाशित किया गया, एमओएसपीआई के द्वारा मासिक रिपोर्ट है, ये याद रखना है पहले। और आधार वर्ष है इसका 2000 पहले आधार वर्ष 2000 और अब जो 2024 का आधार वर्ष। इसमें तेलंगाना, इसमें हर एक स्टेट का अलग अलग है। शीर्ष राज्य सीपीआई में विशेष शीर्ष राज्य महंगाई जहाँ ज़्यादा है सीपीआई में खुदरा मूल्य सूचकांक, यानी खुदरा मुद्रास्फीति में सबसे ज़्यादा जो है तेलंगाना में इसका महंगाई है 6.32, आंध्र प्रदेश में 5.72, तमिलनाडु में 5.44। यानी मुद्रास्फीति की सीमा जो है ना 4% रहता है ना, तो ठीक है, 4 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा है तो चलता है, पर +-2.2%, यानी कि 4 से 2 के आसपास रहता है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 से ज़्यादा है तो समझ लिए बहुत मुद्रास्फीति है, खुदरा मुद्रास्फीति। विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। यानी विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। ये हो जाएगा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये जो है ना गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक संसद में पेश किया है। ये विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 जो है ना, ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया है लोकसभा में, सही है।
उद्देश्य इसका क्या है? विदेशी अंशदान के उपयोग को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना। यानी विदेशी अंशदान, विदेश की तरफ से जो ना फंडिंग होता है ना, उसको जो है ना पारदर्शी रूप में और जवाबदेह बनाना। और नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य होंगे। इसका जो विधेयक बनेगा, इसमें 31 सदस्य के द्वारा परामर्श लिया जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी अंशदान यानी विनिमय संशोधन विधेयक 2026। यानी विदेशी अंशदान, आइए, FCRA एक्ट 2010 में संशोधन हुआ था और नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा में इसे पेश किया गया विदेशी अंशदान विनिमय 2026 को, ठीक है। और JPC संयुक्त संसदीय समिति गठित, कुल सदस्य जो है 31 है इसमें, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। आइए देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष विमोचन किया है? ये जो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है कि मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया है। भारतीय गणराज्य की विजय, भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष, आत्मकथा रामनाथ कोविंद की है। और इसका, ये जो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और 2017 से 22 तक, ठीक है। और सेकंड दलित राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, ये भी साथ साथ याद रखना। अपने कार्य अनुभव उपलब्धियों का वर्णन किया गया है इसमें। इसमें जो ना भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष में आत्मकथा है रामनाथ कोविंद का। और इस आत्मकथा को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। और इसमें जो ना अपने कार्य अनुभव की उपलब्धि का वर्णन किया गया, इसमें जारी PM नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। और बिहार से संबंधित है ये क्वेश्चन, बिहार खेल नीति 2026, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार खेल नीति 2026 बिहार कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है इस खेल नीति के तहत। और जो ना टैलेंट हंट प्रोग्राम यानी टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। टैलेंट हंट प्रोग्राम जो ना ग्रामीण स्तर पे रहेगा, पंचायत स्तर पे रहेगा, प्रखंड स्तर पे रहेगा, जिला स्तर पे रहेगा, याद रखना। यानी कि बिहार खेल नीति से संबंधित टैलेंट हंट प्रोग्राम कहाँ कहाँ है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन करके मिलान करने के लिए, ग्रामीण स्तर पर रहेगा, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, और दे देगा स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर दे देगा। तो ये सब याद रखना है। आधुनिक खेल अवसंरचना का निर्माण, अवसंरचना का निर्माण, पदक यानी कि इनके द्वारा बोला गया पदक लाओ नौकरी पाओ, पदक लाओ नौकरी पाओ, ठीक है। पदक कहाँ किसमें किसमें लाना, ये भी याद रखना। ओलंपिक में लाओ, कॉमनवेल्थ में लाओ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में लाओ, और तब लेवल 6 और से लेवल 9 का जॉब पाओ, लेवल 6 और लेवल 9 का जॉब पाओ। बिहार के पटना हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? नहीं, बिहार के पटना हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ये जस्टिस बी कामेश्वर राव, जस्टिस बी कामेश्वर राव को जो ना अभी फिलहाल नियुक्त किया गया है, जस्टिस बी कामेश्वर राव को, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस बी कामेश्वर राव, याद रखना है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सीजे जो ना जस्टिस सुधीर सिंह, अभी जो है इनसे पहले यानी जस्टिस बी कामेश्वर राव से पहले कार्यवाहक के रूप में जस्टिस सुधीर सिंह है। और कॉलेजियम के द्वारा बी कामेश्वर राव का नाम आगे बढ़ाया गया, कॉलेजियम के द्वारा। यानी आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सबका नियुक्ति जो कॉलेजियम पद्धति से होता है। और कॉलेजियम ने बी कामेश्वर राव का नाम की सिफारिश सरकार को दे दिया है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, ठीक है। और जस्टिस सूर्यकांत जो है ना, याद रखा, जस्टिस सूर्यकांत आया है तो ऐसे देखिए, जस्टिस सूर्यकांत जो है 53 में CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत जो है 53 नंबर के थे। और न्यायमूर्ति रविंद्र बी घोगे कोलकाता हाईकोर्ट के CJ थे, न्यायमूर्ति रविंद्र बी घोगे। नेक्स्ट है, टाइफून डॉल्फिन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के किन किन प्रमुख देशों को प्रभावित किया है? यानी टाइफून डॉल्फिन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन, ताइवान, फिलीपींस, जापान को प्रभावित किया है। यानी चीन को भी किया है, ताइवान को भी किया है, फिलीपींस को भी किया है, जापान को भी किया है, ठीक है। टाइफून डॉल्फिन, आइए टाइफून डॉल्फिन से संबंधित क्या क्या किया है टाइफून डॉल्फिन।
टाइफून टाइफून डॉल्फिन जो है ना साउथ चाइना सी में पड़ता है। यह चक्रवाती तूफान है। यह जो है चीन, जापान, ताइवान, फिलीपींस प्रभावित किया है इन सबको। टाइफून डॉल्फिन हो गया। उद्गम, इसका उद्गम जो है उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में हुआ है टाइफून का। यानी टाइफून डॉल्फिन का उद्गम पूछेगा तो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में हुआ है टाइफून डॉल्फिन का उद्गम। हालिया चक्रवात का नामकरण कैसे कैसे पड़ा, आइए देख लेते हैं एक नज़र। हालिया चक्रवात आसपास जितने भी हुआ है। मोथा, मोथा का नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया, और शक्ति का नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया। फेंगल का नाम सऊदी अरब के द्वारा, दाना का नाम कतर के द्वारा, और असना का नाम जो है पाकिस्तान के द्वारा, और रेमल का नाम जो है ओमान के द्वारा, और सयार का नाम, सयार नाम दिया किसके द्वारा, यूएई के द्वारा। दितवा, दितवा नाम दिया यमन के द्वारा, और अर्नब नाम दिया है बांग्लादेश के द्वारा। आने वाला चक्र नेक्स्ट अभी दिया आया नहीं है, अर्नब चक्रवात आया नहीं है, ना ही मुरासू आया है। ये अर्नब और मुरासू नहीं आया, इनको ध्यान रखना। ये दोनों जो है ना आने वाले चक्रवात पहले ही नाम रेडी करके रख लिया गया। अगर जैसे आता है तो बांग्लादेश के द्वारा अर्नब नाम दिया जाएगा, और भारत के द्वारा जो भी चक्रवात आएंगे मुरासू नाम दिया जाएगा अभी आने वाले। हाल ही में डिराक मेडल 2026 प्राप्त करने वाले भारतीय सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक कौन है। यानी हाल ही में डिराक मेडल, यानी हाल ही में डिराक मेडल 2026 प्राप्त करने वाले भारतीय सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक कौन है। ये दीपक धर है। हाल ही में डिराक मेडल, याद रखना, डिराक मेडल 2026 प्राप्त करने वाले भारतीय सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक कौन है, दीपक धर। डिराक मेडल 2026 प्रतिवर्ष जो है ना 8 अगस्त को पॉल डिराक जयंती के रूप में ये डिराक मेडल दिया जाता है। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को पॉल डिराक के जयंती पर, ठीक है। पहले भारतीय हैं ये मेडल पाने वाले दीपक धर, और सांख्यिकी यांत्रिकी के योगदान देने के लिए, सांख्यिकी और यांत्रिकी में योगदान देने के लिए उन्हें ये मेडल दिया गया है, ठीक है। और 1991 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था दीपक धर को। 1991 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी जो ना दीपक धर को मिल चुका है, ठीक है। और 2023 में पद्म भूषण भी दीपक धर को मिल चुका है, ये भी साथ साथ याद रख लीजिए। आइए, केंद्र सरकार ने जो है किन 2 राज्यों में चांदीपुरा वायरस CHPV के प्रकोप से निपटारे के लिए जो है राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल NJORT तैनात किया है, यानी राजस्थान और गुजरात। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए, याद रखना है, चांदीपुरा वायरस कहाँ आया था, चांदीपुरा वायरस किस स्टेट में आया है, यानी चांदीपुरा वायरस राजस्थान और गुजरात में आया है। आइए अब चांदीपुरा वायरस से संबंधित प्रश्न को देखते हैं हम सब। चांदीपुरा वायरस मामले देखे गए हैं कहाँ कहाँ, गुजरात में 35 मामले, और राजस्थान में भी देखे गए हैं मामले, ज़्यादा गुजरात में। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस जो है 15 वर्ष से कम बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है। और केंद्र सरकार के द्वारा NJORT गठित किया गया है, NJORT गठित किया गया है, और सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। ये चांदीपुरा वायरस जो है ना, चांदीपुरा वायरस जो है ये सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। 1956 में पहली बार जब ये मामला आया था, 1956 में ही पहली बार मामला आया था। 1956 में जब ये पहली बार मामला आया था तो 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर, महाराष्ट्र के ये जो पहली बार मामला आया था महाराष्ट्र के नागपुर यानी चांदीपुर, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ा है। यानी पहली बार 1956 में जब मामला आया था ना, ये नागपुर में आया था, नागपुर के चांदीपुरा में, इसलिए नागपुर के चांदीपुरा में जो आया था इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा रख दिया गया। कहाँ से नाम आया समझ गए दोस्तों। आइए अब देखते हैं। अगस्त 2026 में जिस नासा के मून बेस कार्यक्रम में इसरो को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी अगस्त 2026 में जिस नासा के द्वारा जो ना मून बेस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसरो को जो ना इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, उसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव चौकी स्थापित करना, यानी कि चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव चौकी स्थापित करना है। चंद्रमा पर जो है ना मानव चौकी स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। आइए मून बेस कार्यक्रम और अच्छे से देखते हैं। मून बेस कार्यक्रम नासा के द्वारा आयोजित किया गया है। मून बेस कार्यक्रम जो है नासा के द्वारा आयोजित किया गया है। इसरो की आमंत्रित, यानी कि इसरो को आमंत्रित किया गया है इसमें मून बेस कार्यक्रम में। चंद्रमा पर जो अस्थायी चौकी का निर्माण करना है। इसमें जो है इंडिया
यूएस सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप भी है, यानी इंडिया यूएस सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप बंगलोर में स्थापित किया गया है। और भारतीय मोर, आइए भारतीय मोर से संबंधित वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, पोबो क्रिस्टेटस, पोबो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है मोर का। 26 जनवरी 1963 राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, यानी मोर को जो है 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इनको भी साथ साथ याद रखना है दोस्तों, ठीक है। IUCN रेड डाटा बुक में जो ना लेटेस्ट क्रोजन श्रेणी में, यानी अत्यल्प संकटग्रस्त, यानी अत्यल्प संकटग्रस्त की श्रेणी में जो ना भारतीय मोर को रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ना मोर वन्य जीव 1972 में अनुसूची नंबर 1 में जो ना शामिल किया गया मोर को। भारत ने जो ना 5 भारतीय मोर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जिनेवा को दिया है, कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा को दिया है। ये क्वेश्चन जो बना है दोस्तों, इसका बस क्वेश्चन बनने का एक ही रीजन था ये, क्योंकि भारत ने इधर ही 5 भारतीय मोर जो है, भारत ने 5 भारतीय मोर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा को 5 मोर भेंट स्वरूप दिया है। बैंक टाक यानी बैंक काट वही साक्ष्य विधेयक 2026 के संबंध में सही जानकारी पहचान करना है। बैंक काट यानी कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों में मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में संबंधित कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, ये भी सही है। बैंक काट यानी कि बैंक काट वही के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में जो ना मान्य करने का प्रावधान है। सभी के सभी सही है। आइए देखते हैं बैंक काट वही विधेयक 2026, बैंक काट वही विधेयक 2026 तो ना 135 वर्ष पुराना ये कानून था, ठीक है। उन्हीं को रिप्लेस किया गया 1891 में एक्ट के स्थान पर लाया गया, यानी बैंक काट वही विधेयक जो है 2026 1891, सोच लीजिए दोस्तों, 1891 के एक्ट के स्थान पे अब लाया गया है। प्रस्तुत वित्त मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि बैंक सब वित्त मंत्री से संबंधित है। मुख्य प्रावधान इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को जो है साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान करना है। और बैंकिंग कानूनी ढांचे को आधुनिकीकरण बनाना, यानी बैंकिंग कानून को आधुनिकीकरण रूप से बनाना है, आज के हिसाब से उसको परिवर्तन करना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? PME ड्राइव योजना को केंद्र सरकार के द्वारा कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 31 मार्च 2028 के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 31 मार्च 2028। PME ड्राइव योजना से संबंधित आइए देखते हैं। ये 2024 में दो वर्ष के लिए देखिए बढ़ रहा है। 2024 में PME ड्राइव योजना 2024 में लाया, 2024 से 2026 तक चला 2 वर्ष के लिए। फिर 2026 में अब 2028 के लिए बढ़ा दिया गया 2 वर्ष तक। अब 2028 आएगा तो उसके बाद फिर बढ़ा दिया जाएगा, वो 28 का 28 में बात होगा। आइए 2026 से 28 तक अभी बढ़ाया PME ड्राइव योजना को, ठीक है। और इस जो बढ़ाया है इसको आगे एक्सटेंड किया गया, इसके बजट को भी साथ साथ पारित कर दिया 11,900 करोड़। भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक गाड़ी EV को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक गाड़ी EV को बढ़ावा देना और EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना और EV निर्माण तंत्र का मजबूत करना, यानी कि EV निर्माण तंत्र को मजबूत करना और चार्जिंग स्टेशन को भी स्थापित करना। ई ड्राइव लाइसेंस। हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूट सेंट लुइस और रैपिड और विल्टस 2026 का खिताब जीता है? ये जो ना आर प्रज्ञानंद ने जीता है, ठीक है। ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस, रैपिड और विल्टस 2026। इसका आयोजन जो अमेरिका में हुआ, ठीक है। विजेता आर प्रज्ञानंदा थे। इसका विजेता ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस, रैपिड
और विल्टर्स 2026 का आयोजन अमेरिका में हुआ। विजेता आर प्रज्ञानंदा और उप विजेता जो है ना, उप विजेता भी याद रखिए, क्वेश्चन में आ सकता है। जारोखीर उप विजेता, जारोखीर सिंदारोव, जारोखीर सिंदारोव, ये कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। और आर प्रज्ञानंद जो है नॉर्वे चेस विजेता भी है पहले से। आर प्रज्ञानंद जो है नॉर्वे चेस विजेता भी हैं। और ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड, ये तो याद रखना ही है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित आइए देख लेते हैं कि नया नया जहाँ जहाँ इधर हाल फिलहाल में हुआ है सबका सब एक जगह इसमें लिखा गया है। इसमें जो है रॉब जेनेट नीदरलैंड के पीएम है। ममितियाना यानी ममितियाना राजो नारियस, राजो नारियसन मेडागास्कर के पीएम है। लुइस लुइस अरेयो सांचेज यानी लुइस अरेयो सांचेज पीएम मोदी है। रुमेन रादेव, रुमेन रादेव बुल्गारिया के पीएम है। और तारिक रहमान जो है ना बांग्लादेश के पीएम है। और अनुतीन अनुतीन चरण बिराकुर यानी अनुतीन चरण बिराकुर जो है ना थाईलैंड के पीएम है। और जोस एंटोनियो कास्टरिस्ट चिली के राष्ट्रपति है। और तारिक रहमान बांग्लादेश के पीएम है। बालेंद्र बालेंद्र शाह नेपाल के पीएम है। इतना इतना देख लीजिएगा, अगर एक जगह याद करना तो इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और एक दो बार रिपीट कीजिएगा, अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे आपको। हाल ही में तेल रिसाव की घटना के कारण सुरक्षाओं में रहे हलानियात द्वीप समूह किस जल निकाय में स्थित है? यह हाल ही में तेल रिसाव के कारण सुर्खी में रहा जो है ना हल ह, हलानियात द्वीप यानी हलानियात द्वीप जो है ना किस जल निकाय में स्थित है? ये जो है ना, अरब सागर में स्थित है। हलानियात द्वीप में तेल रिसाव के कारण सुर्खी में रहा था, ठीक है। आइए अब हलानियात द्वीप समूह, इसका अन्य नाम है कुरिया मुरिया द्वीप। इसका अन्य नाम जो है ना कुरिया मुरिया द्वीप है। हलनियात द्वीप जो है ना 5 द्वीपों का समूह है। प्रवाल भित्ति से इसका निर्मित हुआ है। एक टैंकर जो है ना फंस गया था और ऑयल लीकेज हुआ था। अरब सागर में ये स्थित है, इसीलिए ये ध्यान रखना है। और खर्क द्वीप जो है ना ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये खर्क द्वीप जो है ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड यूएसए द्वारा कब्जा करने की बात हो रहा था। इससे पहले एक दो मंथ 3 मंथ पहले सुने होंगे दोस्तों, पूरा अमेरिका जो है ना पूरा ग्रीनलैंड पे कब्जा करने के लिए ऐसे माहौल बना दिया था, लग रहा था कि हमला हो ही जाएगा और ग्रीनलैंड को कब्जा ही लेगा। पूरा माहौल टाइट था, पर ऐसा कुछ कर नहीं पाया। डेनमार्क के पास है डेनमार्क ग्रीनलैंड, ठीक है। यूएसए द्वारा कब्जा करने की बात किया जा रहा था, बार बार दबाव डाला जा रहा। चागोस द्वीप समूह जो है यूके मॉरिशस के बीच विवाद स्थित है। यानी ये सब द्वीप इसीलिए ध्यान रखना, ये सब द्वीप चर्चा में रहा है। ये सब द्वीप जो है खर्क द्वीप ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी अभी जो युद्ध हो रहा था ईरान अमेरिका का उससे संबंधित है, जो हरमुज जल डमरूमत के बीच के आसपास है, जो कि रोक दिया गया था। खर्ग द्वीप संबंधित है। ग्रीनलैंड चर्चित में था। और चागोस द्वीप समूह यूके मॉरिशस के बीच, यानी चागोस द्वीप का किसके किसके विवाद था? यूके मॉरिशस के बीच विवाद है, इसीलिए सबको ध्यान रखना। और तुवालू ऑस्ट्रेलिया तरफ जा रहा जल स्तर बढ़ने, अच्छा, यानी तुवालू द्वीप भी संबंधित है। तुवालू द्वीप क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? तुवालू द्वीप इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है जल स्तर बढ़ रहा है, उसके कारण जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान आदमी को ले जाया जा रहा है। न्यू कैलिफोर्निया फ्रांस का अधिकार है इस पे। नारू जो है नाम परिवर्तन के कारण नारू द्वीप चर्चित है। और बानातू बनातू बनातू द्वीप जो है ना क्लाइमेट चेंज के कारण जो है खबर में है बनातू, याद रखना। 2025 में जहाज रिसाइकलिंग के क्षेत्र में जो है ना दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वो भारत। यानी 2025 में जहाज रिसाइकलिंग के क्षेत्र में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा वो है? भारत। सेकंड पे चीन, याद रखना। जहाज रिसाइकलिंग के क्षेत्र में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर भारत है। जहाज रिसाइकलिंग, ठीक है। विश्व में जो सर्वाधिक
रिसाइकलिंग जो इंडिया में होता है 35.4% इंडिया में होता है, इतना अकेला। 2.99 GTC रिसाइकलिंग ग्रॉस ग्रॉस टन में, जीटी का फुल फॉर्म है ग्रॉस टन, ठीक है। 2.99 सिर्फ रिसाइकलिंग। भारत जो है ना, भारत के गुजरात जो है, गुजरात में जो है ना अलंग सोसियासिप रिसाइकलिंग क्लस्टर है। अलंग सोसियासिप रिसाइकलिंग क्लस्टर ये गुजरात में है। ये अलंग सोसियासिप रिसाइकलिंग, यानी अलंग सोसियासिप है, उसमें 98% योगदान है भारत। 98% जितने भी भारत में जहाँ रिसाइकलिंग होता है, इसमें गुजरात के एक ही ये अलंग सोसिया द्वीप सीप है, तो 98% योगदान अकेले इसी का है। 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने जो है 4 पदक जीते हैं। 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपिक में भारत ने 4 पदक जीते हैं। 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान में विज्ञान 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड जो है ना बुखारेस्ट यानी रोमानिया में आयोजित है। ये बुखारेस्ट यानी रोमानिया में आयोजित है। भारत ने जो 4 पदक जीते हैं, और एक जिसमें से 4 पदक में 1 गोल्ड और सिल्वर तो 0 है, बस ब्रॉन्ज 3 याद रखना। 1 गोल्ड ब्रॉन्ज 3 यानी टोटल हो गया 4। 1 गोल्ड कौन जीता है, इनको एक नाम याद रखिए बस, श्री लक्ष्मी वेंकट रमन। श्री लक्ष्मी वेंकट रमन के द्वारा जो ना 1 गोल्ड जीता गया है। और 2 श्रेणी में ये जो आयोजन हुआ था, 2 श्रेणी में हुआ था। पहला है कि क्लास 6 से 8 के बच्चे भाग लिए थे, क्लास 9 से 12 के बच्चे भाग लिए थे, दोनों को दोनों लिए थे, ठीक है। भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कहाँ से शुरू करेगी? ये जो ना भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कहाँ से शुरू करेगी? ये जो ना चंडीगढ़ और दादरा नागर हवेली से शुरू करेगी। चंडीगढ़ और दादरा नागर हवेली से शुरू करेगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीबों का मुफ्त अनाज मिलता है इससे। इसमें जो ना सब्सिडी मिलेगा, क्या मिलेगा? सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी यानी सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, ये ना सीबीडीसी ये डिजिटल रुपया होगा, ठीक है दोस्तों। सीधा लाभ हस्तांतरण होगा, इसमें डिजिटल रुपया होगा, जो बस निकाल के यूज नहीं कर सकते हैं, बस वो डिजिटल रुपया आपको मुफ्त अनाज लेने में मदद करेंगे। ये मुफ्त अनाज लेने में ही आपको डिजिटल रुपया मदद करेंगे। जाएंगे जैसे वॉलेट में रुपया आता है ना, जो कि वॉलेट से फिर बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, सेम उसी प्रकार का यूज होगा इसमें। वो जब लेने जाएंगे अनाज तो उसी में यूज होगा, बाकी उससे निकाल के इसमें दीजिए, बस काम खत्म। उसका बाकी कहीं यूज नहीं कर पाइएगा। शुभारंभ जो है इसका चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली से किया जाएगा। इसका शुभारंभ जो है चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली से किया जाएगा, याद रखना है। 14 अगस्त, ठीक है। इससे संबंधित अब हम सबका जो है ना 8 से 14 अगस्त के जितने भी करंट थे हम सब अच्छी प्रकार से कर लिए और डिस्कशन सहित कर लिए। जितने भी चर्चित खबर थे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय ही चल रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखिए कितना विदेश से संबंधित था, और बिहार को भी नहीं छोड़ा गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार सब के सब इसमें है, इसलिए अच्छी प्रकार से रिवीजन आपका हो गया होगा और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। 1 से 2 बार देखिएगा तो अच्छी प्रकार याद हो जाएगा। फास्ट रिवीजन है, यानी सोचिए दोस्तों, 1 सप्ताह 7 दिन का करंट अगर डेली आप पढ़ते हैं तो 1 घंटा लगेगा। 7 घंटा का अगर हम 1 घंटा के आसपास में सॉल्व करा देते हैं, 1 घंटे में अगर हो जाता है, इसमें क्या बुराई है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस भाई को सपोर्ट कीजिएगा, बस आप ही का भाई है, और पढ़ाई में मदद हो, बस एक ही मकसद है हमारा वीडियो बनाने का, कि हम साथ साथ हम खुद के साथ साथ आपकी भी पढ़ाई में मदद कर सकूं, बस और कुछ नहीं। इसलिए अच्छा लगे तो लाइक साथ साथ ज़रूर कर दिया कीजिए।